हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से मान के चलिए, देखिए यही मंथ के कुछ डेज बचे हुए हैं और उसके बाद दिसंबर में मान के चलिए 15 डेट तक तो एग्ज़ाम हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे क्योंकि दिसंबर में तो एग्ज़ाम होने ही चाहिए, है ना। देखिए, वरना फिर आपका सत्र 2024 आ जाएगा और जनवरी में आपके देखिए सीटेट के एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का क्या है कि ये दिसंबर में एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। सो अब आप लोग ये मत सोचिए कि जब स्कीम आएगी तब हम लोग स्टडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वो स्टडी नहीं होती है जो आप स्कीम आने के बाद करते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ा था लेकिन मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या मुझे नंबर बहुत अच्छे नहीं मिले। क्या होता है? यही वजह है क्योंकि आपने क्या किया है, 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया है, 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया। आप कितना पढ़ लेंगे, कितना समझ लेंगे? जबकि चीज़ों को क्या है कि याद करने से ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। जब आप पहले उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, तो इसके सबके लिए क्या चाहिए? तो टाइम चाहिए। जब आप टाइम देंगे तभी तो आप अच्छे नंबर ला पाएंगे ना। मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग क्लास अटेंड करें कंटिन्यू। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। जो भी आप लोगों को सब्जेक्ट टफ लगते हैं उन पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करें। हालांकि कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं है और कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। जिस पे आपने मेहनत कर ली वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है, जिस पे आपने मेहनत नहीं की वो आपके लिए टफ हो जाता है। इसलिए हमें कोई भी सब्जेक्ट को टफ नहीं करना है, सभी को ईजी लेकर चलना है, ठीक है ना। तो खैर, बातें हो गई बहुत। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये भी देख लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम जो सब्जेक्ट आपका हो जाता है शांति शिक्षा, इसके लघु त्रिप्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे जो कि पार्ट सेकेंड होगा। इससे पहले की वीडियोस में बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट किया, अति लघु त्रिप्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट किया और लघु त्रिप्रश्नों की एक सीरीज को कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, व्यक्तित्व में सहमति जन्यता की क्या उपयोगिता है? सहमति जन्यता के अनुसार एक परिस्थिति में व्यक्ति सहयोगी, दूसरों पर विश्वास करने वाला, उदार, सीधा साधा, उत्तम प्रकृति आदि से संबंधित व्यवहार दिखाता है। तो दूसरी परिस्थिति में वह असहयोगी, शंकालु, चिड़चिड़ा, जिद्दी तथा बेरहम आदि बनकर भी व्यवहार करता पाया जाता है। ऐसी स्थिति कब आती है मनुष्य के साथ? ऐसी स्थिति देखिए, पहले तो क्या करता है मनुष्य, कोई भी मनुष्य है वो समाज में रहता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि अगर जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है तो वो पहले बुरा ही हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कई कंडीशन होती हैं इंसान के, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसमें जिद्दी हो जाता है, शंकालु हो जाता है। तो कुछ क्या होता है कि वो सीधा साधा इंसान होता है लेकिन उसको लोग इतना परेशान कर लेते हैं। वो सही है लेकिन उसके बारे में जो परिभाषा दी गई है वो गलत लोगों को दे दी गई। ऐसा हो जाता है, आपने देखा होगा, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे कि वो मनुष्य बहुत अच्छा है लेकिन उसके बारे में जो परिभाषाएं निकाली गई, जो लोगों से बातें की गई, तो कैसी की गई? तो वो की गई कि वो मनुष्य अच्छा नहीं है, वो दयालु नहीं है, वो बहुत ही बेरहम है, या और भी उसमें जो भी बुराइयां आज के ज़माने में होती हैं उन बुराइयों को कह दिया गया। क्योंकि आज तो ऐसा है कि आप किसी पे हाथ रख के ये कह दो कि ये इंसान ऐसा है तो उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ज़माना चल रहा है। लेकिन सभी लोग नहीं है, इन्हीं लोगों से तो दुनिया चल रही है जो लोग अच्छे हैं, है ना। मगर परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। अब वो समझता है, जो मनुष्य है वो समझता है कि मेरी तो बुराई ही होती है हमेशा, मुझे तो कोई मतलब समझ ही नहीं रहा है और मैं कितना भी अच्छा करूं लेकिन मुझे सब लोग गलत ही कहते हैं। फिर एक वक्त क्या आ जाता है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें कैसा, वो जिद्दी हो जाता है, उसमें शंकालुपन, मतलब वो शंका करने लगता है और बेरहम बन जाता है। फिर वो किसी के साथ दया नहीं करता है, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है हर चीज़ का। मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगी। तो एक क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। मनुष्य अपने आप को बहुत निखारने की कोशिश करता है। कैसे निखारने की कोशिश करता है कि मैं अच्छा बनूं। जैसे आपकी जो किशोर अवस्था है, बाल्य अवस्था है, कैसी अवस्था होती है, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि मुझसे अच्छा कोई ना बन पाए, मेरी सब तारीफ करे। तो जब तारीफ करे ऐसी एक मन में रहती है तो वो अच्छा भी करता है। उसके बाद किशोर अवस्था आती है,
तो उसमें भी बच्चा यही सोचता है कि मुझे सब अच्छा कहें। तो जब सब मुझे अच्छा कहें तो मैं अच्छी बनूंगी, यानी अच्छा बनूंगा, या लड़का हो या लड़की हो। लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उसको क्या करते हैं, उसको समझते ही नहीं हैं और उसमें कमियां ही निकालते हैं। और जब कमियां निकालते जाते हैं, वो जिस तरह का नहीं है बंदा, लेकिन आप बार बार कह रहे हो वो उसी तरह का बंदा है, उसी तरह का बंदा है, तो एक कंडीशन आती है, एक टाइम आता है कि वो उसी तरह का हो जाता है, अगर नहीं भी होना चाहता है। क्योंकि कहते हैं कि सारी चीज़ें इस कंडीशन पर डिपेंड करती है, एक सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। तो जब ऐसे सिचुएशन आ जाती है, फिर वो उसको ये डर नहीं रहता है कि हमको कोई अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा। कहता है अब हमको कोई कुछ भी कह ले, क्योंकि जब हम अच्छे थे तब तो हमको किसी ने अच्छा कहा नहीं, तो अगर आज हम बुरे हैं तो हमको भाई बुरा कह ले, क्योंकि अच्छाई में तो बुराई निकाली, तो आज बुरे हैं तो बुरा कहेगा, तो कौन सी बात है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस तरह से परिस्थिति क्या होती है, एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें मनुष्य क्या होता है, अच्छा व्यवहार करता है, सीधा होता है, उत्तम होता है, सरल होता है, जिसे उसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है फिर उसको समझना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। तो अगर आपके आसपास में ऐसे कोई लोग हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। ऐसा ना हो कि वो पहले सीधा है, सरल स्वभाव का है, लेकिन बाद में वो ऐसा हो जाए जो आपकी समझ से वो शख्स परे हो, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद है धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता क्यों आवश्यक है। भारत में धार्मिक असहिष्णुता का समुचित विकास हो, इसके लिए दो दृष्टियों से विचार करना उचित होगा। एक तो शासन के स्तर पर, दूसरा शिक्षा के स्तर पर। शासन और धार्मिक सहिष्णुता। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया था। स्वतंत्र होने के बाद देश में जो संविधान अपनाया गया था उसमें इसलिए भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। पंथ निरपेक्षता का आशय धर्म का विरोध या नास्तिकता नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य का आशय यह है कि राज्य किसी धर्म को कोई वरीयता नहीं देगा, अर्थात धर्म के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। संविधान में धर्म के विषय में कई प्रावधान है। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धर्म के संबंध में व्यवस्थाएं। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अवधान रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। धर्म के संबंध में उपयुक्त व्यवस्थाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 25 पंथ निरपेक्ष राज्य की आधारशिला है और अनुच्छेद 26, 27 और 28 की व्यवस्थाओं से उसे पंथ निरपेक्ष बनाए रखने का प्रावधान है। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार करने को मूलाशय विभिन्न धर्मों के लोगों में वैमनस्य या कटुता की भावना में न उत्पन्न होने और न धार्मिक सहिष्णुता के विकास को बल प्रदान करना है। शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता। भारत में धार्मिक सहिष्णुता के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा द्वारा बच्चों में आरंभ से ही ऐसे संस्कारों के बीजारोपण का प्रयास किया जा सकता है जो धार्मिक सहनशीलता की दृष्टि से अनिवार्य है। इसके लिए विद्यालय जीवन के विविध पक्षों जैसे अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया, संस्था के उद्देश्य, संगठन एवं व्यवस्था, पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं आदि का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षण की धार्मिक सहिष्णुता के विकास में विशेष भूमिका रहती है क्योंकि वही शिक्षा कार्य संपन्न करता है और बालकों के सीधे संपर्क में रहता है। इस दृष्टि से उसे निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है शिक्षक को स्वयं धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना चाहिए या उसके कक्षा, शिक्षण, पाठ से आगामी क्रियाओं के आयोजन आदि में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। विद्यालय में सहयोगी अध्यापकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों से व्यवहार में उसे इस दृष्टि से सावधानी बरतनी चाहिए। शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का उदार व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, नैतिक आचरण, सहयोगात्मक अभिवृत्ति, धार्मिक सहिष्णुता के प्रति दृष्टिकोण आदि विद्यार्थियों में आदर व सम्मान की भावना विकसित करती है। विद्यार्थियों में समुचित मूल्यों के विकास में सहायता होती है, यानी सहायक होती है। शिक्षक विद्यालय का सदस्य होने के साथ साथ परिवार एवं समाज का भी सदस्य होता है, अतः परिवार एवं समाज में भी उसका आचरण धार्मिक सहिष्णुता की भावना के अनुकूल ही होनी चाहिए। यदि ऐसा होता तो शिक्षक बालकों में धार्मिक सहिष्णुता के ज्ञान, कौशल, मूल्य आदि के विकास में सफल नहीं होगा। व्यक्तित्व के निर्धारण तत्वों पर प्रकाश डालिए। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, अज्यूमेंट यानी
निर्धारक, यह जानना आवश्यक है, यानी व्यक्ति के निर्धारक, एस्यूमेंट, तो यह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति का निर्धारण, एस्यूमेंट या आकलन कैसे किया जाता है। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयास किए। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक में तो विभिन्न गुणों को अलग अलग मापने का प्रयास किया जाता है, दूसरे में उसे संपूर्ण रूप में समझने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तित्व निर्धारण की प्रमुख विधियों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। परिस्थिति परीक्षण, निर्धारण, मापनी, व्यक्तित्व अनुसूची, प्रक्षेपी, साक्षात्कार। ऊपर संक्षिप्त रूप से व्यक्ति के निर्धारण की विधियों पर विचार किया गया है। बालकों के व्यक्तित्व का निर्धारण निम्नलिखित दृष्टियों से आवश्यक है। शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करने में शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न पक्षों, पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि, मूल्यांकन आदि पाठ्य से आगामी क्रियाओं के निर्धारण में, बालकों के मानसिक समस्याओं के समाधान, उनका निर्देशन, परामर्श आदि में इसके व्यक्तित्व को जानने की आवश्यकता होती है। आदतें कितने प्रकार की होती हैं? आदतों की विशेषताएं लिखिए। आदत एवं स्वभाव पर प्रकाश डालिए। आदत, व्यक्ति अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह यत्रव्रत कर लेता है। उदाहरण के लिए प्रायः उठकर शौच जाना, ब्रश करना, स्नान करना आदि कार्यों को वो सीखता है। दूसरों के लिए अर्जित या सीखी गई प्रक्रिया है। जीवन में इसी प्रकार की तमाम प्रक्रियाएं हैं जिसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं और यथा आवश्यकता से यंत्रवत संपन्न करते हैं। इन्हें आदत कहा जाता है। आदत के 5 लक्षण बताए जाते हैं: एकरूपता, सुगमता, रोचकता, ध्यान का अभाव तथा परिशोधन के प्रति अवरोध। विलियम जोन्स ने आदत डालने के लिए निम्नलिखित नियम बताए हैं। संकल्प की दृढ़ता, यदि नई आदत डालने का कार्य दृढ़ संकल्प करते हुए प्रारंभ करना चाहिए। कार्यशीलता, जो संकल्प लिया जाए उसे तत्काल पूरा किया जाए। निरंतरता या संलग्नता, कई आदत जब तक पूर्ण रूप से दृढ़ न हो जाए उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतनी जाए। अभ्यास, प्रतिदिन आदत का अभ्यास हो जिससे कार्य करने की शक्ति का ह्रास न हो। क्योंकि देखिए कोई चीज़ आप जब करेंगे तो उसमें एक दृढ़ निश्चय करेंगे, क्योंकि हमें जो चीज़ करनी है तो मतलब करनी है। कार्यशीलता, जो संकल्प लिया जाए उसे पूरा किया जाए, उसे पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कर गुजरना चाहिए। निरंतरता या संलग्नता, यानी नई आदत जब तक पूर्ण रूप से दृढ़ ना हो जाए उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए। यानी जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि अरे हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हमको करना है वो आज करना है और करके रहना है। हमें अगर DLED 4th सेमेस्टर में अच्छे नंबर गेन करने हैं तो हमें करने हैं। कैसे करने हैं? हमें 6 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे पढ़ाई करनी है, हमें 2 क्लास अटेंड करने, 3 क्लास अटेंड करने, कंटिन्यू हमें रिविजन भी करना है। मतलब रोज़ का रोज़ हमें सब चीज़ें करनी है। जब हम सब चीज़ें करेंगे, कहते नहीं मेहनत का फल मीठा होता है, जब हम मेहनत करेंगे तो हमें फल भी मीठा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किस्मत के सहारे पे हम बैठे रहें, नहीं, हमको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, हम बहुत अच्छा सब कर लेंगे, लेकिन बहुत अच्छा हम तो किस्मत के भरोसे बैठे हैं। और लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, जो मेहनत वाला होता है वही आगे निकलता है। ज्यादातर यही देखा गया, 99% यही देखा गया। 1% किस्मत, तो किस्मत 1% में किसके चमकेगी ये नहीं पता है, लेकिन मेहनत का फल तो मीठा ही होता है ना। अभ्यास, प्रतिदिन आदत का अभ्यास हो जिससे कार्य की शक्ति का ह्रास ना हो। यानी रोज आप उस काम को करें, रोज एक आदत डालें कि हमें इस टाइम टेबल में इतना करना ही करना है। मतलब हमें मॉर्निंग में उठना है तो हमें स्टडी करनी है, हमें क्लास अटेंड करने हैं, हमें रिवीजन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी एक आदत पड़ जाएगी, और जब आदत पड़ जाएगी तो हम उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। जैसे अब हम आप लोगों की क्लास लेते हैं तो क्या होता है कि हमें करना है, रात में सोते हैं तब भी यही सोचते हैं नहीं हमें सुबह क्लास लेनी है, और जब सुबह उठते हैं तो बस फटाफट से यही कि हमें किसी तरह से हम क्लास ले जल्दी से। तो ये होता है, आदत बन जाती है और फिर उसके बिना रहना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। चाहे वो अच्छी आदत आप डाल लें तो उसके बिना, या बुरी आदत डाल लें तो उसके बिना। तो अच्छी आदत डालनी चाहिए, क्यों ना हम अपनी जो आदतें उनको अच्छा करें, प्लस क्या करें, हम उसमें सफलता भी हमें मिलेगी तो हम सफल भी होंगे, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। आदतें दोनों प्रकार की हो सकती है, और अच्छी और बुरी। वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताया कि आदतें आप जैसी भी डालेंगे वैसे पड़ जाएगी। अगर आप बुरी आदत डालेंगे, आप सोचो रात में देर तक हम जागेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। अब जागेंगे ये मान के चलो, अच्छी भी आदत है बुरी भी आदत है। कैसे? अगर आपने पढ़ाई के लिए आपने जागा है, रात को खराब किया है, वो अच्छी आदत हो गई। आपने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया है और रात में ज़्यादा देर तक जागे, मतलब वो बुरी हो गई। देखिए दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। रात जागना मतलब 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, अच्छी और बुरी दोनों आदत। सुबह उठे, देर में उठे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, अपना कोई ना पढ़ाई की ना कुछ किया, बस इधर उधर में लगे रहे, तो वो बुरी आदत हो गई, है ना। और हम सुबह उठ के हमने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी, जो भी आपको प्रार्थना करनी है, जैसे भी जो भी प्रार्थना करते हैं अपने धर्म के अनुसार वो आपने किए। उसके बाद आपने क्या किया, स्टडी कंटिन्यू की, अपना काम में मन लगाया, जो भी आप जॉब करते हैं जॉब पे चले गए, मतलब वो अच्छी आदतें हो गई। लेकिन क्या हुआ, रात में देर में सोए, सुबह देर में सो के उठे, उसके बाद कुछ भी नहीं किया,
गया, उसके बाद ना हमारा कोई एम है ना कोई उद्देश्य है। तो ये क्या है? ये हमारी बुरी आदत है। अब स्वभाव या चित्त प्रकृति व्यक्ति की एक सामान्य प्रकृति है। सामान्यतः व्यक्ति के व्यवहार या परिस्थिति विशेष से प्रतिक्रिया करने का तरीका है। यह व्यक्ति की प्रतिक्रिया करने की विशेषता बताता है, साथ ही किसी विशिष्ट प्रकार के संवेगों के प्रति उसके झुकाव को भी व्यक्त करता है, जैसे शांत, उत्साही, आक्रामक, नियमित आदि। अब स्वभाव कैसा होता है? वही चीज अभी डिस्कस कर चुके हैं कि स्वभाव, देखिए स्वभाव तो मनुष्य का बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव स्टार्टिंग से ऐसा होता है, आप उनको कितना भी सिखा लो, कितना भी पढ़ा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन वो नहीं बदलते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो परिस्थिति के अनुकूल बदल जाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं लेकिन बाद में वो बिगड़ैल टाइप के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, क्योंकि उनको कोई समझ ही नहीं रहा होता है। वो सोचते हैं कि हमको कोई समझे, लेकिन उनको कोई नहीं समझता है। लास्ट में वो क्या होते हैं? वो इस तरह के हो जाते हैं, वो आक्रामक हो जाते हैं, फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। पहले तो ऐसा लगता है ये बड़े शांत स्वभाव के हैं, इनको समझना बड़ा आसान है, ये हमारे लिए खुली किताब है। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब वो खुली किताब नहीं रह जाते हैं, उनको समझना लोहे के चने हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी मनुष्य ना बने, हालांकि बनता नहीं है मनुष्य, उसको बना दिया जाता है। और हमारे आसपास में हम ही लोग उनको बना देते हैं, क्योंकि जब हम किसी को समझ ही नहीं रहे हैं, वो अच्छे स्वभाव का, अच्छी प्रवृत्ति का है, अच्छे से सबसे पेश आता है, अच्छे से बात करता है, सब कुछ है, लेकिन उसको कोई समझने की कोशिश नहीं करता है, तब तो मनुष्य क्या करेगा? वो जो मनुष्य है वो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है ना। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद देख लेते हैं, इसे आदत एवं कौशल आधारित प्रत्यक्ष व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है। स्वभाव ऐसा गुण है जो किसी लक्ष्य पर पहुंचने के प्रयास में स्पष्ट होता है। स्वभाव का संबंध व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति, अनुक्रिया करने की शक्ति आदि से होता है। इसे व्यक्ति के जन्मजात संवेगात्मक व मानसिक गुणों के सम्मिश्रण के रूप में माना जाता है। व्यक्तित्व के उन पक्षों एवं विशेषताओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें जन्मजात माना जाता है, ना कि अर्जित माना जाता है। इनका परिमार्जन तो किया जा सकता है किंतु बदला नहीं जा सकता। व्यक्ति का स्वभाव चरित्र भी है। व्यक्ति का स्वभाव क्या है? व्यक्ति का स्वभाव उसका चरित्र भी है, यानी स्वभाव चरित्र के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर कोई झगड़ालू है ना, तो झगड़ालू होगा, उसका मतलब स्वभाव ही झगड़ालू होगा। अगर कोई प्रेम करने वाला है ना, लोगों को समझने वाला है, दीन दुखियों को समझने वाला है, उनकी मदद करने वाला है, तो यानी इसको क्या कहा जाता है? इसका भाई चरित्र बहुत अच्छा है ना, ये अच्छे स्वभाव का है, अच्छे चरित्र का है। तो इस तरह से बात की जाती है ना। आत्म जागरूकता की विभिन्न स्थितियां बताएं। आत्म जागरूकता का तात्पर्य अपने आप को व्यवहार के कारणों की समाज में अंतर्दृष्टि या अपने बाह्य वातावरण या आंतरिक क्रियाओं का बोध करना है। इसमें व्यक्ति स्वतः के वातावरण एवं अन्य व्यक्तियों से अलग एक व्यक्ति के रूप में मान लेता है। इसे अंतर्दर्शन एवं स्वबोध दोनों की क्षमता होती है। व्यक्तित्व के विकास पर वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे वातावरण का क्या महत्व है व्यक्ति के विकास पर, इसको देख लेते हैं। तो व्यक्ति के विकास का अध्ययन किया जा चुका है। व्यक्ति के विकास पर व्यक्ति की आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता संबंधी कारकों से आशय उन कारकों से जो जन्म या जन्म से पूर्व ही व्यक्ति में मौजूद रहते हैं। आनुवंशिकता मतलब जो उनके माता पिता से उन्हें प्राप्त होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्राप्त होते हैं गुण, है ना। क्योंकि कहते नहीं कि कुछ के माता पिता बड़े माइंडेड होते हैं, तो कहते नहीं उनके बच्चे भी बड़े माइंडेड है। भाई मम्मी पापा पे गए हैं या मम्मी पे गए हैं या सिर्फ पापा पे गए हैं, ये जो माइंडेड होता है उस तरह से बच्चा वैसी एक्टिविटी करता है। वैसे ही अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं मम्मी, तो बच्चे भी वैसे निकल गए, या पापा बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, तो वैसे तो कहते नहीं कि मम्मी पे गए पापा पे गए। तो इस तरह से आनुवंशिकता हो जाती है, और जिसके अंतर्गत लिंग एवं शरीर का आकार निर्धारण होता है। और ये भी माइंड की भी बात होती है, प्लस आपका जो शरीर, कहते नहीं इनके नाक नक्श इन पे गए हैं, इनके नाक नक्श इन पे गए हैं, ऐसे ये भी चीज़ हो जाती है। तो जीन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार शरीर की अंतर्ग्रंथियाँ, अंतरस्रावी ग्रंथियां जिनमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल द्वारा उत्सर्जित होने वाले सभी हार्मोन्सों का प्रभाव व्यक्ति के शरीर और मानसिक व्यवहार पर पड़ता है। शरीर का तंत्रिका तंत्र विशेष रूप से व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों को प्रभावित करता है। इसके लिए मस्तिष्क के विकास की विशेष भूमिका मानी जाती है। सहपाठी का अर्थ तथा सहपाठी समूह की विशेषता बताएं, साथ ही समूह की विशेषताएं लिखिए। सहपाठी का अर्थ, सहपाठी छात्रों के उस समूह को कहते हैं जिसके सदस्य उसी कक्षा तथा उम्र के होते हैं। इस जगह में अधिकतर 4-5 छात्र होते हैं। गली मोहल्ले में भी इस प्रकार के समूह देखे जा सकते हैं, यानी सहपाठी जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में भी अपने एक टोली बनाते हैं और
अपनी उम्र के जो होते हैं, अपने स्वभाव के होते हैं, उन्हीं लोगों को टोली में रखते हैं। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे पीछे बैठते हैं तो उनकी जो टोली होगी वो उन्हीं बच्चों की जैसी होगी। कुछ बच्चे आगे बैठते हैं और पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं तो उनकी टोली वैसी होगी। मतलब ये होता है जो अपने स्वभाव के होते हैं उन्हीं से बात बनती है। क्योंकि कोई भी हो, हम हो, आप हो, आपके जो दोस्त होंगे, आपकी जो सहेलियाँ होंगी कैसी होंगी, जो आपके मिजाज में मिलती होंगी। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाई में हो और अगर आपकी ऐसे ऐसे दोस्ती हो गई जो वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, तो कुछ टाइम पे आपका मन ऐसा होगा कि नहीं, ये दोस्ती हमारी ठीक नहीं है, यानी हमें इनसे दोस्ती नहीं रखनी है। आप उनसे नहीं कहेंगे, लेकिन आप खुद अब थोड़ा थोड़ा उनसे साइड होते जाएंगे। और जो पढ़ाई में नहीं अच्छे होते हैं तो वो भी कहते हैं अरे ये हर वक्त पढ़ाई की ही बातें क्या करते हैं, हम इनसे दोस्ती नहीं रखेंगे। फिर वो अपने लेवल का बंदा होगा उसी से वो दोस्ती रखेगा। या लड़की हो या लड़का हो, मैं सबके लिए ही चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है। जो जिसका जैसा मिजाज होता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही दोस्त और सहेलियाँ भी बनाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। और इसमें देखिए क्लास में भी बनाते हैं, स्कूल में भी बनाते हैं, प्लस क्या होता है गली मोहल्लों में भी इस तरह के 4-5 लोगों की एक टोली बन जाती है। फिर वो उनके साथ में खेलते हैं। तो जो अपने स्वभाव के होते हैं उसी तरह से वो लोग खेल भी खेलते हैं। क्योंकि बच्चों को आपने देखा होगा कि जो पढ़ाई में होंगे तो वो पढ़ाई से रिलेटेड खेल खेलेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि नहीं ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, इसीलिए पढ़ाई से रिलेटेड खेल भी खेलते हैं। क्योंकि आप उनकी आदत से पहचान जाएंगे कि इनमें कौन सी चीज़ में इनमें ये आगे जा रहे हैं। ठीक है ना। सहपाठी समूह की विशेषताएं। बच्चों के साथी समूह का गठन विशेष रूप से उस समय होता है जब वह परिवार से बाहर निकलकर पास पड़ोस में विद्यालय जाना आरंभ करता है। यह उत्तर बाल्यावस्था का आरंभ माना जाता है। इस समय लगभग 6-7 वर्ष की अवस्था होती है। इस समय बालक का शारीरिक, गत्यात्मक, मानसिक, भाषा आदि का काफी कुछ विकास हो जाता है। इस कारण वह खेल की ओर अधिक उन्मुख हो जाता है। वह अपनी इच्छाओं विचारों को भाषा द्वारा व्यक्त करने लगता है। वह कौशलों को भी अन्य बालकों के संपर्क में आकर सीखता है। अब बालक का सामाजिक दायरा बढ़ता है। वह साथियों के साथ अपने अभिभावकों या प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक समय बिताता है। बालकों की 6 वर्ष से 10-11 वर्ष तक की अवस्था को गैंग एज कहते हैं। इस समय बालक बालिका किसी न किसी साथी समूह का सदस्य बन जाता है। यह साथी समूह लगभग मध्य किशोरावस्था तक चला जाता है। बालक सदैव एक ही समूह के सदस्य रहें आवश्यक नहीं होता है। वे आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार अपने साथी समूह को बदलते हैं। इस समय बालकों को सामूहिक क्रिया में भाग लेना अच्छा लगता है। यानी वही चीज़ कही जा रही है कि बालक क्या करते हैं इस समय कुछ टाइम के बाद अपने साथी सहेलियों को बदल भी देते हैं। वही चीज़ जो अभी बताया कि जब पहले 2 लोगों में दोस्ती हो जाती है, पहले तो नहीं पता चलता है कौन कितने पानी में है, वही चीज़ हो गई ना। लेकिन एक बंदा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, दूसरा बंदा जो है वो पढ़ाई में नहीं अच्छा है। अब जिसने जो है पढ़ाई में अच्छा, यानी जिसका मन बहुत ज़्यादा पढ़ने में लगता है, अच्छी आदतें हैं उसमें, तो वो सोचेगा यार हमारी दोस्ती तो गलत हो गई, क्योंकि ये तो पढ़ने की कभी बात ही नहीं करते हैं, इनसे तो बात करो तो ये तो मुँह बनाते हैं। तो वो एक टाइम पे चेंज कर देगा। और जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, अरे हर वक्त ये पढ़ाई की बातें करते हैं, हर वक्त ये पढ़ाई की बातें करते हैं, इतनी बोरिंग बातें हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग की जो दोस्त सहेलियाँ होंगी उनको बना लेंगे। तो क्या होता है जो टोली होते हैं उसके सदस्य बदलते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, आपने देखा होगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं उनकी दोस्त सहेलियाँ बहुत कम ही मात्रा में पाई जाती हैं। क्योंकि उनको क्या है, उनको इससे मतलब नहीं होता है कि हमारे कौन सहेलियाँ बने, कौन दोस्त बने। उनको ये मतलब रहता है हमारा एम क्या है, हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है। तो थोड़ा जब एक एज आती है तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो जितना मतलब ये नहीं है कि दुश्मनी किसी से रखते हैं, दुश्मनी किसी से नहीं रखते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा उसमें, क्योंकि भाई उसमें टाइम भी देना पड़ता है। अगर आपने 1 घंटा अपनी दोस्त सहेली को नहीं दिया तो भाई टाइम ही नहीं देते हैं। अब आपने सोचा वो घंटा हमको पढ़ाई पे देना है, तो थोड़ा एक टाइम ऐसा आता है कि जिनका मन पढ़ाई की तरफ होता है तो बहुत ही कम मात्रा में उनके फ्रेंड्स होते हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी और शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोग भी इतना ज़्यादा उस पर नहीं फोकस करते होंगे। बस ये है दोस्ती सबसे है, मगर बहुत ज़्यादा टोली ग्रुप ये सब नहीं होगा। सहपाठी या साथी संबंध से आशय स्पष्ट कीजिए। तो सहपाठी या साथी संबंध को समझने के लिए साथी समूह को समझना आवश्यक है। हैवी गर्स ने साथी समूह को परिभाषित करते हुए बताया कि साथी समूह लगभग समान आयु लोगों को एकीकरण है जो साथ साथ महसूस एवं कार्य करते हैं। इस प्रकार साथी समूह से आशय व्यक्ति के उस छोटे अंतरंग हम उम्र समूह से है जो नियमित रूप से मिलते जुलते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आपस में मित्रवत होते हैं।
आक्रामकता को परिभाषित कीजिए। आक्रामकता एक ऐसा हिंसात्मक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने तथा उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना में किया जाता है। आक्रामकता को परिभाषित करते हुए गिलगार्ड तथा उसके साथियों ने कहा है कि आक्रामकता वह व्यवहार है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को शारीरिक या मौखिक रूप से चोट पहुंचाना होता है या उस व्यक्ति को संपत्ति को नष्ट करना होता है। आक्रामकता क्या है कि उस व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करना होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आक्रामकता वो व्यवहार है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को शारीरिक या मौखिक रूप से चोट पहुंचाना होता है या उस व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करना होता है। अब आक्रामकता को हम लोग अपने लफ्ज़ों में समझ लेते हैं। आक्रामकता क्या कहते हैं? जैसे कोई मनुष्य है और आपके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा है, आप उसको कुछ भी नहीं कह रहे हो, कुछ भी गलत नहीं कह रहे हो, उसके साथ आपने कभी भी गलत किया ही नहीं है, आपने मतलब यही नहीं सोचा कि इसके साथ हमें गलत करना चाहिए, लेकिन वो आपके साथ गलत करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि आप सक्सेस हो, आप जो लेवल पे हो उस लेवल पे वो बंदा नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि भीड़ में लोगों की कोई पहचान नहीं होती। क्या होता है? भीड़ में लोगों की कोई पहचान नहीं होती। अब इसमें ये कोई पहचान नहीं है, ठीक है, लेकिन जब एक अकेला है यहाँ पे तो इसका क्या है? इसकी पहचान बन गई। अब इस पहचान को बनाने के लिए उसने बहुत कुछ संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है और बहुत कुछ उसने खोया है, ठीक है ना। अब इसने खो के कुछ इसको मिला है, लेकिन जो ये भीड़ है, अब भीड़ के जो लोग हैं तो वो ये समझते हैं, इसमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे, कुछ तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, कि ये सोचेंगे कि भाई तरक्की कर रहा है बंदा, मेहनत करता है, अगर इस लायक इसमें के कोई बंदे हैं तो जो आपके इक्वल जाना चाहते हैं, आपके इक्वल हैं या इक्वल नहीं है होने की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो वहाँ पे पहुँचना तो बहुत दूर, वहाँ के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे? आप में बहुत सारी बुराइयाँ निकालेंगे, ठीक है ना। बुराइयाँ निकालेंगे मतलब आप बहुत ख़राब हो, ठीक है, आपका नेचर अच्छा नहीं है, फिर आपके कैरेक्टर पर भी बात आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बंदा क्या करता है? कैरेक्टर पे उंगली उठाता है, लेकिन जो कि नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि उसी समाज में आप रह रहे हैं, उसी समाज में हम रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो आप कर रहे हो, ठीक है। और कैरेक्टर होता क्या है? कैरेक्टर होता क्या है? जब आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपको बुरे काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन ये जो भीड़ है, भीड़ के जो बंदे हैं, तो वो इस अकेले बंदे को क्या कहेंगे? इन पे उंगली उठाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है। अब ये सोचते हैं मैं तो भीड़ हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई काम भी नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बेकार ही जा रही है, ठीक है। बेकार क्या जा रही है? जब उनमें इतनी क्षमता ही नहीं, भाई कुछ भी करने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत माइंड लगाना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। क्या त्याग नहीं होता है? क्या त्याग भी होता है, संघर्ष भी होता है, ठीक है, और इसमें रिस्क भी होता है। आपने कोई काम स्टार्ट किया तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको सफलता ही मिले, सफलता ही मिले। और जब कोई काम स्टार्ट करते हैं उसका पहला मंत्र क्या होता है? विफलता। विफलता को आप जब लेके चलते हो तभी आपको सफलता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा हमको सफलता मिल जाएगी और आपको एक पल में सफलता मिल गई। अब इनको ये चीज़ नहीं पच रही है, नहीं हजम हो रही है कि इसको किसी तरह से हम इसकी टांग खींच लें, टांग खींच लें और इसको नीचे गिरा दें, और हम तो छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन ना बने और इसको हम छोटा कर दें। तो इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे आप समझ लें कि आक्रामकता वो व्यवहार जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को शारीरिक या मौखिक रूप से चोट पहुंचाना है। अब उसको क्या करेंगे? या तो उसको शारीरिक चोट पहुंचाएंगे, आप देखो कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने काम में व्यस्त हो, आपसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन या तो क्या करेंगे? आपको शारीरिक कष्ट देंगे। अगर शारीरिक कष्ट नहीं दे पाए, क्योंकि शारीरिक कष्ट जब ही आपको देंगे जब आप उनसे मिलेंगे, उनके पास बैठेंगे, तभी तो वो आपको टच कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, पीट सकते हैं। अब वो नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करेंगे? अब आप सुने, अब ये करेंगे, आपको मौखिक रूप से चोट पहुंचाएंगे। मौखिक रूप से कैसे चोट पहुंचाएंगे? आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, आपको गलत साबित करेंगे। तो इस तरह से ये मौखिक चोट भी पहुंचाते हैं। और उस व्यक्ति को क्या करना चाहते हैं? उनकी संपत्ति को नष्ट करना चाहते हैं, यानी उनके पास अगर कुछ है तो उसको वो किसी तरीके से वो नष्ट कर दें, बर्बाद कर दें, मतलब वो मनुष्य सक्सेस ना हो पाए किसी तरीके से। क्योंकि वही चीज़ कहने का मतलब कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, यानी मैं तो कुछ हूँ ही नहीं
और मैं होने तुमको भी कुछ नहीं दूंगा, यानी कि दूंगा या दूंगी कि तुम कैसे सक्सेस हो सकते हो। मैं तो सक्सेस हो ही नहीं पाया क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगा इन सब कामों में, पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगा। जो मुझे जॉब मिल जाती या मैं अच्छे काम करता या मैं एक टीचर बन जाता या मैं एक टीचर बन जाती, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए, संघर्ष करना पड़ता है, इसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और मुझ में तो इतनी क्षमता ही नहीं जो मैं कुछ खो पाऊं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ऐश और आराम चाहिए, और ऐश और आराम चाहिए। और उसके बाद जिसको ऐश आराम नहीं चाहिए, जिसको संघर्ष करना है, सफलता प्राप्त करनी है, उसको वो शारीरिक मानसिक हर तरह की प्रताड़ना देंगे जिसमें ये भी हमसे नीचा हो जाए। तो यहाँ पे खैर काफ़ी डिटेल में चले गए। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि आक्रामकता वो व्यवहार है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को शारीरिक या मौखिक रूप से चोट पहुंचाना होता है या उस व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करना होता है। मायर्स ने 1966 में आक्रामकता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आक्रामकता वो शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। वही चीज की जरूरी नहीं है कि आप शारीरिक उसको चोट पहुंचा सको, आप मानसिक भी उसको चोट पहुंचा सकते हो। और कहते हैं नहीं कि शरीर पे जो घाव लगा होता है उसको आप क्या कर सकते हो, इलाज करके उसको ठीक कर सकते हो, इस पे मरहम लगा सकते हो, इस पे आप पेन किलर खा सकते हो, इसकी दर्द को मिटा सकते हो। लेकिन अगर आपसे किसी ने इस तरह से मानसिक आपको प्रताड़ित किया है तो उसका इलाज कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। वो आपका फिर कहां पे चोट करती है, फिर वो एक लाइफ टाइम तक, जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक उस आप में वो चीज रहती है कि इसने मुझे इस तरह से कष्ट दिया, और वो चीज आप कभी भी भूल नहीं सकते। अब चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। बच्चों के जीवन में साथियों का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के विकास को भी यह प्रभावित करता है। सामाजिक विज्ञान सीखने में साथियों को स्पष्ट भूमिका दिखाई पड़ती है। सहानुभूति, परवाह करना, समझौता, सामाजिक दायित्व, सहयोग, सामाजिक नियंत्रण, विवादों को सुलझाने इत्यादि के सीखने में इसका योगदान है। बच्चों के विकास क्रम में एक प्रकार के सामाजिक एवं संवेगात्मक आधार साथियों से ही प्राप्त होता है। साथ ही सामाजिकरण के साधन के से जो दूसरों के व्यवहारों एवं विश्वासों को आकार तो देते ही है, साथ ही अपने व्यवहार एवं विश्वास को दृढ़ भी करते हैं। विद्यालय में सीखना आरंभ करते ही साथियों का प्रभाव पड़ने लगता है। यानी क्या होता है, साथियों का बड़ा ही महत्व होता है। वही चीज की जैसे आप साथी बनाएंगे, जैसे आपकी संगत होगी। कहते हैं कि शिक्षा भी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरह के साथी भी बनाना जरूरी है जो आपको शिक्षित कर सके, आप लोगों को सीधी राह दिखा सके। लेकिन कुछ लोगों के साथी ऐसे हो जाते हैं जो उनको सीधी राह पे वो चल रहे होते हैं, सीधी राह पे जा रहे होते हैं, लेकिन उनको वो मोड़ देते हैं, और मोड़ के वो उनको खंदक और खाई में गिरा देते हैं। खंदक खाई का मतलब होता है उनको बुराई की तरफ ले जाते हैं, उनको यूज करते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं कि जब वो किसी काम का नहीं रहा तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो ऐसे भी साथी होते हैं। तो इस तरह ऐसे साथियों से आप लोग बच के रहें। अगर ऐसे कोई साथी हैं तो आप उनको तुरंत से तुरंत छोड़ दें। ये बिल्कुल ना सोचें कि हमारे साथ इन्होंने ये नहीं, अगर आपके साथ वो बुरा कर रहे हैं तो अगर आज इन्होंने थोड़ा सा बुरा किया तो कल वो तो आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करेंगे, और जब ज़्यादा बुरा करेंगे तब फिर आप संभल भी नहीं पाओगे। तो इसलिए यही है कि जो साथियों का जो साथ होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अच्छे साथियों का, अगर बुरे साथी हैं तो उनको तुरंत से त्यागें। अभिभावक का दायित्व है कि वे अपने बच्चों के साथियों के विषय में जानकारी रखें। यह दायित्व बच्चों और उनके साथियों से बातचीत एवं व्यवहार का इस प्रकार निरीक्षण करें कि बच्चों को उसकी जानकारी ना हो। यानी क्या कहने का मतलब है, जो माता पिता हैं उनको क्या करना चाहिए, किसी से दोस्ती हो जाए बच्चों की तो बच्चों को मतलब बच्चों को तो मिलने दे, ऐसा नहीं है कि उन पर रोक ना लगाएं, लेकिन उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें कि कैसे हैं, कैसे परिवार के हैं। ऐसा तो नहीं मेरा बच्चा अच्छा है और मेरे बच्चे को वो ले जाके खंदक में गिरा दे, खंदक या खाई में गिरा दे, कुएं में वो ढकेल दें। इसका मतलब ये हो जाता है। और यथाकथा बच्चों और उसके साथियों से बातचीत करें और इस पर निरीक्षण करें, लेकिन उनकी जानकारी, अब जैसे आप बच्चों को मिलने दें, उनको बैठने दें, बात करने दें, लेकिन वो निरीक्षण आप करते रहें, आप उनके बारे में जानकारी जुटाते रहें। जैसे ही जानकारी आपको पूरी प्राप्त हो जाए फिर आप क्या करें, अगर आपको लगता है कि नहीं इसका साथी जो है वो अच्छा है तो ठीक है, आप दोस्ती चलने दें। लेकिन अगर साथी नहीं ठीक है तो ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे को मारे पीटे, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या करें, बच्चे को धीरे धीरे उससे आप उसका करवा दें कि मतलब ठीक है आप अपने काम में मन लगाओ, दोस्ती यारी तो होती रहेगी लेकिन टाइम पे। अब जब धीरे धीरे आप उससे क्या करोगे, उससे स्पेस बनवाओगे तो स्पेस बन जाएगा।
यदि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे का कोई साथी गलत है तो बच्चे को विश्वास में लेते हुए सहज रूप से उचित परामर्श दें। देखो है वही चीज आ गई कि अगर आपको लगता है कि जो जिससे दोस्ती हो गई है वो गलत है, तो ये नहीं कि बच्चे को डांटे मारे, ये बिल्कुल ना करें। बस उसको समझा दें कि बेटा आप वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे ऐसा है वैसा है, और ये ना करें कि नहीं वो बुरा है, क्योंकि अगर आप अभी बच्चे को समझाओगे, उसकी कम उम्र है, तो वो बच्चा हो सकता है जाके वहाँ पे भी क्या है, तो वो भी चीज़ें ठीक नहीं। आप अपने बच्चे को ही समझा लें। उसके बाद समय समय पर विद्यालय के शिक्षक से बच्चों के संगी साथी के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहें। अब विद्यालय तो आप रोज नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहाँ उस पर आप जाएं, पेरेंट्स मीटिंग में जाएं। आप पता भी रखें कि हमारे बच्चे की दोस्ती है किसके साथ। ऐसा तो नहीं है कि जिसके साथ दोस्ती है वो हमारे बच्चे का जीवन खराब कर रहा है ना। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो कहते हैं कि एक फूल है भाई, जब बच्चे छोटे हैं तो क्या है, फूल हैं। और माली जो है, वो जो विद्यालय में माली है तो वो शिक्षक है, लेकिन घर पे माली कौन है, मम्मी पापा है, माता पिता है। तो माली को तो देखभाल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पौधा अभी जो छोटा फूल है उसको भी ये सब इल्म नहीं है, यानी अभी उसको वो नॉलेज नहीं है कि हमें किससे दोस्ती रखनी है, किससे नहीं, और बाद में आगे चलकर ही यही उसको दुख देते हैं। तो अपने बच्चे को दुख ना मिले, तो इसलिए ये सब चीज़ें तो करनी ही रहेगी, और करनी भी पड़ती हैं, और ज़रूरी भी हो जाती हैं। बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में परिवार एवं शिक्षक की भूमिका क्या है, और यह बालकों के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्यों का क्या योगदान है। तो बच्चा परिवार में रहता है, परिवार में उसके माता पिता, दादा दादी, संयुक्त परिवार में हैं, भाई बहन रहते हैं, इन सभी का बच्चे के चरित्र निर्माण में योगदान रहता है। तब परिवार के सदस्यों को उसके बच्चे के चरित्र निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। किस बातों पर ध्यान दें, तो परिवार के सदस्यों का आचरण। चरित्र निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है कि माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों का आचरण उचित मूल्यों के आलोक में हो। ऐसा ना हो कि परिवार में लोग ऐसे कार्य करें जिसे समाज में अनुचित माना जाता है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों में कथनी और करनी में अंतर होना नहीं चाहिए। अब किसी परिवार में क्या होता है, कहते कोई कुछ और है, करें कुछ और, वो चीज़ नहीं, कथनी और करनी में शामिल नहीं होना चाहिए, यानी हम जो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो ये इस तरह से होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि परिवार के लोग बात तो चरित्रवान व्यक्ति की विशेषताओं के आलोक में करते हैं, उस पर अमल नहीं करते या उसके विपरीत आचरण करते हैं। अब कुछ परिवारों में ऐसा भी देखा जाता है कि बात तो वो बड़ी हाई फाई करेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे, ऐसा लगेगा कि बस ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मुंह से तो ये कहेंगे, लेकिन इनके दिल में क्या रहेगा, हमेशा गंदगी रहेगी। होता नहीं है कि मन में क्या है कुछ और है और मुंह पे क्या है कुछ और है, वो हमेशा आपके साथ बुरा करना चाहेंगे। तो ऐसे लोग भी परिवार मतलब पाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों का आपस में प्रेम, सहयोग एवं सहानुभूति व्यवहार भी अच्छे चरित्र की दृष्टि से आवश्यक है। परिवार में बालक अपने बड़ों के व्यवहार, उनके कथन आदि को देखता है, सुनता रहता है, इसका उनके कोमल मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवार और उसके सदस्यों का आचरण सामाजिक मूल्यों व मान्यताओं के अनुरूप हो। यह भी आवश्यक है कि बच्चों को यदि परिवार में किसी सदस्य के किसी आचरण के विषय में संदेह हो या जिज्ञासा हो तो उसे तर्कपूर्ण ढंग से बताने का भी प्रयास करना चाहिए। यानी क्या है कि बच्चों को ऐसा नहीं, ऐसी शिक्षा नहीं दे कि हम कहे कुछ और रहे हैं, मतलब बात हम किसी और ढंग की कर रहे हैं कि कोई आए तो उसको सलाम करो, नमस्ते करो, और जब कोई आए तो जो घर के बड़े ही हैं वही उनकी बेइज्जती करे, तो जो बच्चे देखेंगे कहेंगे ये कहते तो कुछ और है, करते तो कुछ और है, तो मतलब हमें भी वैसा ही करना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, जो बड़ों को करते हुए देखते हैं वही वो करते हैं। जब वही वो करेंगे तो क्या होगा, तो उनकी अच्छी परवरिश तो नहीं हुई ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जैसे आप बच्चों के सामने जैसा आप करेंगे वैसे ही बच्चों को संस्कार मिलते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाता है आपका परिवार के सदाचार युक्त पर्यावरण, स्वयं का श्रेष्ठता का आचरण एवं बच्चों में श्रेष्ठता की प्रत्याशा का बच्चे के चरित्र निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा भी आप माहौल रखेंगे बच्चों पे क्या पड़ता है, तो उसका पॉजिटिव, आप अच्छे से रहेंगे, अच्छे से अपने घर का माहौल रखेंगे तो बच्चों पे वो फर्क पड़ेगा। अगर आप अच्छे से नहीं रहेंगे तो बच्चों पे वो फर्क पड़ेगा। यानी सकारात्मक का मतलब यहाँ पे सकारात्मक दो तरह से हो जाता है, जैसा आप करेंगे वैसा बच्चों पे फर्क पड़ेगा। विद्यालय का सहयोग, चारित्रिक विकास की दृष्टि से विद्यालय में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में परिवार का पूरा सहयोग होना चाहिए। सहयोग विद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले गुणों का अनुमोदन करने तथा कार्यक्रमों में स्वयं भाग लेकर किया जा सकता है। विद्यालय यदि परिवार से किसी अन्य प्रकार के सहयोग की आशा करता है तो परिवार को उसे यथाशक्ति भी पूरा करना चाहिए। चरित्र के विकास की दृष्टि से परिवार
के बड़े सदस्यों द्वारा संस्कार युक्त कहानियां सुनाई जानी चाहिए। चरित्र के गुणों के महत्व और उनके अंतर्निहित भावों का स्पष्टीकरण की यथा आवश्यकता किया जाना चाहिए। और परिवार के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय पर्वों आदि का आयोजन भी इस दृष्टि से उपयोगी होगा। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका है तो शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक का कोई भी रूप हो, चाहे परंपरागत कक्षा हो या दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी का उपयोग हो यानी प्रयोग हो, अथवा एक विद्यार्थी अथवा समूह द्वारा ई लर्निंग का प्रयोग हो यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अथवा कुछ और हो, शिक्षक का महत्व कम नहीं होता है। वास्तव में शिक्षक की कोटि पर भी शिक्षा की कोटि निर्भर करती है। अतः चरित्र की शिक्षा में नियोजन एवं अनियोजन में भी शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होगी। शिक्षक को भी विद्यालय में अच्छे चरित्र की आधारशिला रखने और उसे वांछित गुणों मूल्यों के विकास की दृष्टि से सचेतन प्रयास करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चरित्र को अच्छा बनाने की शिक्षा की सफलता शिक्षकों की कुशलता पर निर्भर है। उसका योगदान महत्वपूर्ण है। चरित्र की शिक्षा की दृष्टि से संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी का चयन एवं कक्षा के अंदर व बाहर क्रियाओं का निर्धारण, पाठ्य पुस्तकों एवं सहायता पुस्तकों का चयन, कक्षा शिक्षकों में लोकतंत्रीय भावना में के अनुकूल कार्य एवं व्यवहार, पाठ्य सहगामी क्रिया, निर्देशन एवं परामर्श का आयोजन आदि शिक्षकों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इन सब की योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन, मूल्यांकन आदि शिक्षकों का ही दायित्व है। इसलिए चरित्र निर्माण की शिक्षा में शिक्षकों का योगदान अवश्य माना जाता है। चरित्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि शिक्षक स्वतः उच्च चरित्र वाले हों, क्योंकि जैसा शिक्षक होगा वैसे ही तो बच्चे होंगे। जैसे कहते हैं कि घर में जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे, और विद्यालय में जैसे शिक्षक वैसी ही छाप बच्चों पे पड़ती है। तो संस्था के अंदर व बाहर भी उसके चारित्रिक गुणों को परिलक्षित होना चाहिए। ऐसा होने पर भी विद्यार्थी में भी चारित्रिक गुणों के विकास की संभावना होगी। कक्षा कक्ष में चरित्र के महत्व में उसके गुणों विशेषताओं की विवेचना करने, निर्देश देने में उसका अनुकूल प्रभाव नहीं होगा। इससे अपेक्षा शिक्षक के आचरण से परिलक्षित चारित्रिक गुणों के अवलोकन से छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षक वह व्यक्ति है जो चरित्र को अच्छा बनाने अपनी सजगता व तैयारी से नियोजन अनियोजन में अपना योगदान कर वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता। कोई दूसरा इस दृष्टि से शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता। अतः आवश्यक है कि शिक्षकों के सेवापूर्ण पर सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र